नमस्कार दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं उनको करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्लास है वर्ल्ड हिस्ट्री की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी, जो आने वाले आगामी जो एग्ज़ाम है हरियाणा पुलिस का उनके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कई बार है वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई करवाता है नहीं तो एक आध क्वेश्चन उठ जाता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं कि निम्न में से किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला है सन्यात सेन, ठीक है। नंबर 2 ऑप्शन है मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ठीक है। नंबर 3 पे है जॉर्ज वाशिंगटन, और नंबर 4 ऑप्शन है चांग काई शेक, ठीक है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है सन्यात सेन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, या फिर जॉर्ज वाशिंगटन, या चांग काई शेक। चलो बताओ भाई, किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा क्या, सन्यात सेन। तो ये जो क्वेश्चन है आपको पिछले जो एग्जाम हुए थे HSC ने लिए थे, जो 2018 में कांस्टेबल का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था, किसे कहा जाता है, तो सन्यात सेन को। सन्यात सेन है जो 1911 में जो चीनी क्रांति हुई थी 1911 में, चीनी क्रांति का नायक था ये, ठीक है। कौन था सन्यात सेन? 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक था सन्यात सेन, ठीक है। और इसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। और जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा है, ये कौन है? इसे तुर्की का निर्माता भी कहा जाता है, तुर्की का निर्माता, ठीक है। और यदि हम बात करें जॉर्ज वाशिंगटन की, तो जॉर्ज वाशिंगटन है वो क्या है, प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपिता था, प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। और जो चांग काई शेक, इनकी बात करें जाए तो इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, कौन सी पार्टी बताओ? कुओमिंतांग पार्टी का इन्होंने गठन किया था, इन्होंने चांग काई शेक ने। और कब किया था बताओ? 1926 में, 1926 में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था कि निम्न में से किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो हमारे पहले ऑप्शन है सन्यात सेन, तो क्या होगा राइट ऑप्शन? सन्यात सेन। तो सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है। और क्योंकि ये 1911 में चीनी क्रांति के नायक थे। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा है, उसको क्या कहा जाता है? तुर्की का निर्माता कहा जाता है। और बताओ, यानी आधुनिक जो तुर्की है उनका निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? कमाल पाशा को। और जो कमाल पाशा है, इन्होंने 1924 में खलीफा के जो पद था उनको भी समाप्त कर दिया था। खलीफा पद है उनको समाप्त किया था किन्होंने? मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1924 में। और ये तुर्की में नए गणतंत्र में प्रथम राष्ट्रपति बने, ठीक है। जब तुर्की में गणतंत्र की स्थापना हुई तब प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। और उन्हें आधुनिक तुर्की का निर्माता भी कहा जाता है।
1924 में उन्होंने खलीफा के पद को भी समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे वो आपको बता दिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? निर्माता किसे कहा जाता है? ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ऑप्शन नंबर 2 पे है स्टालिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है नेपोलियन, या फिर 4 है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताओ कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा, या फिर स्टालिन को, या फिर नेपोलियन को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आधुनिक जो रूस का निर्माता है वो कहा जाता है स्टालिन को। किनको? स्टालिन को। जो आधुनिक रूस है उसका निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को कहा जाता है। और आपको बताया था मुस्तफ़ा जो कमाल पाशा है ये आधुनिक तुर्की के निर्माता। ठीक है, ये कौन है? आधुनिक तुर्की के निर्माता कहे जाते हैं। ठीक है, और जो नेपोलियन है इनको आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता, नेपोलियन को क्या कहा जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता। ठीक है, और इटली के एकता का जन्मदाता भी इसे कहा जाता है। इटली के एकता का जन्मदाता। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ठीक है, तो मुस्तफ़ा जो कमाल पाशा है इसको कहा जाता है आधुनिक तुर्की का निर्माता, और जो स्टालिन है इसको कहा जाता है आधुनिक रूस का निर्माता, और नेपोलियन है इसको कहा जाता है आधुनिक फ्रांस का निर्माता। ठीक है, तो आपके तीनों ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं। अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो लगभग इन्हीं में से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि रूसी क्रांति कब हुई? रूसी क्रांति कब हुई? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है 1911, सेकंड ऑप्शन है 1917। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है 1688, फोर्थ ऑप्शन है 1789। ठीक है, बताओ कि रूसी क्रांति कब हुई? और ऑप्शन आपके पास 1911 में, 1917 में, 1688 में, या 1789 में। बताओ कब हुई? ठीक है, तो रूसी क्रांति कब हुई थी? बताओ। 1917 में। तो रूसी क्रांति है वो हुई थी 1917 में। ठीक है, और आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को। और जो 1911 है, 1911 में कौन सी क्रांति हुई थी? 1911 में हुई थी चीनी क्रांति। ठीक है, 1911 में कौन सी हुई थी? चीनी क्रांति। और चीनी क्रांति के नायक कौन थे? बताओ, जो आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, सन यात सेन। ठीक है, सन यात सेन, जिन्हें चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। और हम बात करें 1688 की, तो ये क्या है? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति। यदि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति बूझ ले, गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो 1688 में, या फिर इसको बोलते हैं रक्तहीन क्रांति। ठीक है, रक्तहीन क्रांति या फिर गौरवपूर्ण जो क्रांति है वो हुई थी 1688 में। ठीक, और हम बात करें 1789 की,
तो 1789 में कौन सी क्रांति हुई थी? 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। कौन सी? फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, यदि पूछ ली जाए कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई तो 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। ठीक है, तो 1911 में हुई थी चीनी क्रांति, जिसके नायक थे sun Yat-sen, जिसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। 1917 में हुई थी कौन सी? रूसी क्रांति, जो आधुनिक रूसी है उसका निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। और 1688 में हुई थी इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति या फिर रक्तहीन क्रांति। ठीक है, और 1789 में कौन सी क्रांति हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, यदि क्रांतियों से क्वेश्चन आएगा तो इनमें से पूछ लिया जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, रूसी, चीनी या फिर इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किसे यूरोप का मरीज कहा जाता है? ठीक है, निम्न में से किसे यूरोप का मरीज कहा जाता है? और फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जापान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है, बताओ, तुर्की। और ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे यूरोप का मरीज कहा जाता है? ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और इसका पहला ऑप्शन है वो कि जापान को, या फिर चीन को, या तुर्की को, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, यीशु बताओ, किसे यूरोप का मरीज कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन होगा? बता। ए चलो मैं बताता हूँ, किन में कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की। ठीक है, बहुत देर बाद बता। तो तुर्की है, तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज। ठीक है, और तुर्की, आधुनिक तुर्की के निर्माता किसे कहा जाता है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। ठीक है, और जो तुर्की में गणतंत्र की स्थापना हुई उसके बाद में क्या है, तुर्की के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे कौन? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। और उन्होंने 1924 में क्या किया था? खलीफा के पद को भी समाप्त कर दिया था। ठीक है, और जो जापान, हम बात करें जापान की, तो जापान को क्या कहा जाता है? पित्त आतंक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जापान को क्या कहा जाता है? पित्त आतंक। और यदि हम बात करें चीन की, तो चीन को बताओ भाई क्या कहा जाता है? चीन को कहा जाता है एशिया का मरीज। क्या? एशिया का मरीज। ठीक है, यदि पूछ ले कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज है वो कहा जाता है तुर्की को। ठीक है, और यदि आपके पास पूछ लीजिए कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो चीन है, इसको कहा जाता है एशिया का मरीज, और जो तुर्की है इसे कहा जाता है यूरोप का मरीज। ठीक है, और जापान है, इसको पित्त आतंक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्या? पित्त आतंक के रूप में जाना जाता है। इसे क्या जाना जाता है? पित्त आतंक के रूप में। तो एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को, और यूरोप का मरीज तुर्की को। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कार्ल मार्क्स क्या है? निम्न में से कार्ल मार्क्स का नारा है। यह बताना है कि आपको इनमें से कार्ल मार्क्स का नारा कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ। ठीक है, और मेरे शब्द ही कानून है, और मेरे शब्द ही कानून है। ठीक है, एक तो ये।
ऑप्शन नंबर 2 है कि दुनिया के मजदूरों एक हो। दुनिया के मजदूरों एक हो, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 है यदि समाज में क्रांति लानी है, यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों को सौंप दो। नवयुवकों के हाथों में सौंप दो। ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 है 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। शासन उत्तम, ठीक है। ये है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा कार्ल मार्क्स का नारा है, ठीक है। तो पहला है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून, ठीक है। और दूसरा है दुनिया के मजदूरों एक हो, ठीक है। यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व है वो नवयुवकों के हाथ में सौंप दो। तो बताओ इनमें से कौन सा कार्ल मार्क्स का नारा है? बताओ भाई कौन सा है इनमें? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, यानी दुनिया के मजदूरों एक हो। ये जो नारा है ये किसका है? कार्ल मार्क्स का, ठीक है। ये किसका नारा है? कार्ल मार्क्स का है। और किस क्रांति से संबंधित है ये नारा? रूसी क्रांति से। किस क्रांति से? रूसी क्रांति से। ये रूसी क्रांति का नारा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो और मैं इस राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून। ये किनका नारा है बताओ? ये नारा है लुई 14, ठीक है। लुई 14 का जो नारा है वो है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ठीक है। लुई 14 को। और किससे संबंधित है ये? फ्रांसीसी क्रांति से। लुई 14 किससे संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति से। आपको पता हो कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। किसके टाइम में? लुई 16वें के समय शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ये नारा किससे संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। और किनका है? लुई 14 का। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ठीक है। और ये बताओ यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में सौंप दो। ये नारा किनका है बताओ? जोसेफ मेजिनी का। ये नारा किनका है? जोसेफ मेजिनी का। जोसेफ मेजिनी का। किनका है? जोसेफ मेजिनी का। ये नारा है जोसेफ मेजिनी का, ठीक है। किनका है? तो ये है किनसे संबंधित है? इटली के एकीकरण से संबंधित है जोसेफ मेजिनी। इटली के एकीकरण से। इटली के एकीकरण से संबंधित, ठीक है। जब हम इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आएगा जोसेफ मेजिनी, ठीक है। और उनका नारा था यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का जो नेतृत्व है वो नवयुवकों के हाथ में सौंप दो। यदि हम बात करें 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है तो ये नारा किसका है? वॉल्टेयर का। वॉल्टेयर। किनका है? वॉल्टेयर का। ये नारा यदि पूछ लिया जाए किनका है तो वॉल्टेयर का, ठीक है। ये नारा किनका है? वॉल्टेयर का, जो भी फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित था, ठीक है। और यदि पूछ लिया जाए कि एक राष्ट्र एक नेता, एक राष्ट्र एक नेता, ये नारा किनका है? तो ये नारा बताओ किनका है? ये नारा है एक राष्ट्र एक नेता हिटलर का। किनका है? हिटलर का। एक राष्ट्र एक नेता, ये जो नारा है ये नारा है हिटलर का, ठीक है। तो मैं ये राज्य हूँ और मेरे शब्द एक कानून है, ये नारा है लुई 14 का, ठीक है। दुनिया के मजदूरों एक हो, ये जो नारा दिया था ये किसने? रूसी क्रांति से संबंधित है और एक किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में सौंप दो। ये जोसेफ मेजिनी का, जो इटली के एकीकरण से में महत्वपूर्ण योगदान है इनका, जोसेफ मेजिनी का। और 100 की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, ये वॉल्टेयर का कथन है, ठीक है।
और एक राष्ट्र एक नेता, ये जो कथन ये किनका है? हिटलर का। ठीक है, एक राष्ट्र एक नेता, ये है हिटलर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। क्या है? दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? के रचनाकार कौन? दास कैपिटल के रचनाकार कौन? ये क्वेश्चन है। और हमारे पास जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर, दांते। कार्ल मार्क्स, ठीक है, मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर 3 है दांते। और ऑप्शन नंबर 4 है क्या है? मैकियावेली। ठीक है, फोटो ठीक को नहीं, मैकियावेली। ठीक है, फोटो चेंज कर दे। दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? बताओ भाई। ठीक है, दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? कार्ल मार्क्स है, मार्टिन लूथर है। अब अमित, दास कैपिटल के रचनाकार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बार बार पूछा गया। दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? विशु बता, दाते हैं या फिर मैकियावेली? मैकियावेली। जो दास कैपिटल है उसके रचनाकार कौन है? कार्ल मार्क्स। इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ? कार्ल मार्क्स। ये इन्होंने किसकी रचना की थी? दास कैपिटल की। ठीक है, तो दास कैपिटल की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, और यदि हम बात करें मार्टिन लूथर की, तो मार्टिन लूथर ने जो बाइबल थी, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। जर्मन भाषा में अनुवाद। यदि पूछ लिया जाए कि बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मार्टिन लूथर ने। ठीक है, और बताओ इनसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, और बताओ। यदि मार्टिन लूथर है, धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक पूछा जाए आपको, धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक तो मार्टिन लूथर थे। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक। ठीक है, यदि आपके पूछ लिया जाए कि धर्म सुधार आंदोलन है उनके प्रवर्तक कौन थे, तो मार्टिन लूथर। और जो बाइबल है उसका जो जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मार्टिन लूथर में। और यदि हम बात करें दाते के, तो आधुनिक पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक जो पुनर्जागरण है उसका अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो दाते को। ठीक है, यदि हम बात करें पुनर्जागरण की, तो पुनर्जागरण है उसका जो उदय है इटली के, यूरोप में इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था। किसे? इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण का उदय होता है। और दाते हैं, कवि दाते को आधुनिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, और इसकी एक रचना थी डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी, इनकी रचना पूछी जाती है डिवाइन कॉमेडी, जो कौन सी भाषा में थी? टस्कन भाषा में। कौन सी? टस्कन भाषा में। ठीक है, तो दाते हैं उसको आधुनिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। और इनकी जो रचना थी, जो डिवाइन कॉमेडी थी, वो टस्कन भाषा में थी। और इसे जो पुनर्जागरण की बात करें तो उनका उदय इटली के फ्लोरेंस नगर से होता है। ठीक है, और ये बात करें मैकियावेली, तो इनकी रचना कौन सी थी? द प्रिंस रचना किनकी थी? मैकियावेली की। मैकियावेली की रचना कौन सी थी? द प्रिंस। और उन्होंने आधुनिक राजनीतिक दर्शन के चिंतक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन्हें आधुनिक राजनीतिक दर्शन के चिंतक या फिर दर्शन का जनक भी कहा जाता है। चिंतक भी बोल सकते हैं, या फिर आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? कार्ल मार्क्स।
ठीक है, कार्ल मार्क्स है, इन्होंने रचना की थी दास कैपिटल की। और एक थी कम्युनिस्टो कम्युनिस्टो, आगे बताओ, मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी किन की रचना थी? कार्ल मार्क्स। ठीक है, दास कैपिटल और कम्युनिस्टो मैनिफेस्टा ये कार्ल मार्क्स थी। मार्टिन लूथर है, उनको आधुनिक धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, और बाइबल का इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, मैकियावेली इनकी रचना था प्रिंस, और इन्हें आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। ठीक है, दाते हैं उसको आधुनिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, इटली पुनर्जागरण की बात करते हैं, इटली के फ्लोरेंस नगर से इनका उदय होता है, और इनके दाते जो रचना थी वो थी डिवाइन कॉमेडी, और किस भाषा में थी? टस्कन भाषा में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि अमेरिका को कब पूर्ण स्वतंत्रता मिली? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? अगला क्वेश्चन है अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली। ठीक है, तो ऑप्शन है 16 दिसंबर 1773 को। ठीक है, 4 जुलाई 1776 को, 4 जुलाई 1776 को। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है 14 अप्रैल 1865 को। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है कि 1 जनवरी 1863 को। ठीक है, ये बताओ, हमारा क्वेश्चन है कि अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली, बताओ। और पहला ऑप्शन है कि 16 दिसंबर 1773 को मिली, या फिर 4 जुलाई 1776 को, 14 अप्रैल 1865 को, 1 जनवरी 1863 को। बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि कब मिली थी? 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? 4 जुलाई 1776 को। ठीक है, 4 जुलाई 1776 को। और यदि हम बात करें 16 दिसंबर 1773 की, 16 दिसंबर 1773 की जो अमेरिकी जो क्रांति हुई है, उसके जो तत्कालीन घटना की बात करें, तत्कालिक जो कारण हुआ वो क्या था? बोस्टन टी पार्टी घटना, बोस्टन टी पार्टी घटना। ठीक है, और बोस्टन टी पार्टी घटना वो कब घटी थी? 16 दिसंबर 1773 को। कब घटी थी? 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी घटना घटी थी। इसमें क्या हुआ था कि जो चाय से लदी हुई जो जात थी, उनमें से जो चाय की पेटी है वो समुद्र में फेंक दी थी लोगों ने। ठीक है, और इसके जो घटना है, इसके नायक कौन थे? इस घटना के नायक थे सैमुअल एडम्स। ठीक है, सैमुअल एडम्स। ठीक है, तो 16 दिसंबर 1773 को क्या है? बोस्टन टी पार्टी घटना घटी थी। ठीक है, जो कि अमेरिकी क्रांति का तत्कालिक कारण भी था, और इनके नायक थे सैमुअल एडम्स। ठीक है, और जो इस क्रांति में यदि नारा पूछ लिया जाए तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये जो नारा है ये भी किसका है? अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, और यदि बात करें 1 जनवरी 1863 की, बताओ 1 जनवरी 1863, तो इस दिन क्या आया था? लिंकन ने दास प्रथा का अंत किया था। ठीक है, 1 जनवरी 1863 में अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, कब? 1860 में। अब्राहम लिंकन कब बने थे? 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं।
और उन्होंने 1863 में क्या है, दास प्रथा का अंत किया था। ठीक है। और यदि बात करें 14 अप्रैल 1865 को, तो 14 अप्रैल 1863 को 65 को अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी जाती है। कब? 14 अप्रैल 1865 को। और किन्होंने की थी? विल्किंस ब्रूस नामक एक व्यक्ति ने। विल्किंस ब्रूस विल्किंस ब्रूस नाम का व्यक्ति था। उन्होंने अब्राहम लिंकन के 14 अप्रैल 1865 को हत्या कर दी। ठीक है। तो अब्राहम लिंकन है वो अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? 1860 में। और 1863 में वो उन्होंने दास प्रथा का अंत किया था। और बाद में 1865 में उनकी हत्या कर दी जाती है विल्किंस ब्रूस नामक एक व्यक्ति की। और उन्होंने जो एक उनका अब्राहम लिंकन का कथन बार बार पूछा जाता है, वो आपको बताना कमेंट में। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि जो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उनका कथन क्या है कि प्रजातंत्र इससे संबंधित है, वो आपको बताना। ठीक है। अच्छा, चलो तो अगला क्वेश्चन करें। आपको कमेंट में जरूर बताना है अब्राहम लिंकन का कथन। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया था? एटम बम कब गिराया गया था? ठीक है। जो जापान का जो हिरोशिमा नगर है उस पर एटम बम कब गिराया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, या फिर 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, या फिर 6 अगस्त 1947, या फिर 9 अगस्त 1946। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन। बताओ कि हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया था? जो हिरोशिमा नगर है, हिरोशिमा वह जापान का नगर था और इस पर अमेरिका ने एटम बम गिराया था। तो कब गिराया गया था, आपके पास ये पूछा गया। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ बताओ भाई? इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ? हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 6 अगस्त 1945 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नगर पर एटम बम गिरा दिया था। ठीक है, और इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। ठीक है, क्या नाम था? लिटिल बॉय। और यदि हम बात करें 9 अगस्त 1945 को, तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने दोबारा एटम बम गिराया, और जिसका नाम क्या था बताओ? फैटमैन या फैटमैन। ठीक है, तो जापान पर अमेरिका ने 2 एटम बम गिराए थे, तो 6 अगस्त 1945 को, दूसरा 9 अगस्त 1945 को। और जो 6 अगस्त 1945 को गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, और जो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था उसका नाम क्या था? नागासाकी पे गिराया गया था, उसका नाम था फैटमैन। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कि वर्साय की संधि कब हुई? अगला क्वेश्चन क्या है? वर्साय की संधि कब हुई? ये हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 6 अप्रैल 1917, 6 अप्रैल 1917 को। ऑप्शन बी है आपके पास 11 नवंबर 1918। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड है
28 जून 1919 को, और ऑप्शन नंबर 4 है 28 जुलाई 1914। ठीक है, तो बताओ इसका राइट और आंसर क्या होगा? वर्साई की संधि कब हुई? बताओ भाई। कब हुई थी वर्साई की संधि? कब हुई? तो ये जो संधि हुई थी ये हुई थी 28 जून 1919 को। कब हुई थी? 28 जून 1919 को। कब हुई थी? 28 जून 1919 को। ठीक है, ये किसके साथ हुई थी? जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ। ठीक है, किन के साथ की गई थी? जर्मनी के साथ। और ये जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 को। 1914 में क्या प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है? प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। ठीक है, और इसका जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था इसका कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार था फर्डिनेंड, उसकी हत्या कर दी गई थी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या के कारण ये शुरू हुआ था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या के कारण ये क्या हुआ था? शुरुआत। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में जर्मनी के साथ एक संधि होती है जिसे नाम दिया जाता है वर्साई की संधि। ठीक है, और इसे क्या है? जर्मनी के साथ आरोपित संधि का नाम भी दिया जाता है। आरोपित, जर्मनी पर आरोपित संधि। ठीक है, आरोपित संधि का नाम भी दिया जाता है। और यही जो संधि थी जो बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण भी बनती है। ठीक है, कि ये संधि क्या थी? तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार है, जो द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसका कारण भी ये संधि बनी। तो इस संधि के अनुसार जो जर्मनी की जो सेना थी वो 1 लाख तक सीमित कर दी जाती है। 1 लाख तक सीमित कर दी जाती है। ठीक है, जर्मनी की सेना है वो 1 लाख तक सीमित कर दी जाती है। और इनके जो पनडुब्बियाँ या फिर जलियानो, ठीक है, जो पनडुब्बियाँ थी, जलियाने थे, इनके रखने के अधिकार को छीन लिया था। रखने का अधिकार भी छीन लिया था। ठीक है, वर्साई की संधि क्या थी? जर्मनी के साथ हुई थी। इसे आरोपित जर्मनी के साथ, जर्मनी पर आरोपित संधि का भी नाम दिया जाता है। इसमें क्या जर्मनी की जो सेना है उसको सीमित कर दिया जाता है, 1 लाख तक सीमित कर दिया जाता है। जो पनडुब्बियाँ और जो जलियान थे उनको रखने का जो अधिकार था वो भी छीन लिया जाता है। और जर्मनी है उससे हर्जाने के रूप में 6 अरब और 10 करोड़ पौंड, 6 अरब 10 करोड़ पौंड का जुर्माना लिया जाता है। ठीक है, 6 अरब 10 करोड़ पौंड है वो जर्मनी पे जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, और जर्मनी के जितने भी विजित क्षेत्र है, जो जर्मनी ने जितने भी क्षेत्र जीत रहे हैं उनको आपस में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी वर्साई की संधि। तो वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 को हुई थी। किसके साथ हुई थी? जर्मनी के साथ हुई थी। और यही जो संधि है जो दूसरा जो विश्व युद्ध है उनका कारण भी बनती है। ठीक है, और इसमें क्या बताया था कि जर्मनी की सेना है उसको 1 लाख तक सीमित कर दिया गया था। जो पनडुब्बियाँ थे, जो जलियान थे, उनको रखने का अधिकार वो जर्मनी से छीन लिया गया था। और जर्मनी को 6 अरब 10 करोड़ पौंड का जुर्माना हर्जाने के रूप में देना पड़ा था। ठीक है, तो ये थी वर्साई की संधि। और यदि हम बात करें 6 अप्रैल 1917 की, यदि बात करें 6 अप्रैल 1917 के, तो इस दिन क्या है? अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। अमेरिका ने, यदि पूछ लिया जाए, ये भी कई बार पूछा जाता है कि अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब भाग लिया। ठीक है, विश्व युद्ध में भाग लिया। ठीक है, तो अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग कब लिया था? 6 अप्रैल 1917 को। ठीक है, अमेरिका शुरू में तटस्थ रहता है, प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लेता, लेकिन बाद में 6 अप्रैल 1917 को जाके इस प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेता है, जब
क्या है, पर्ल हार्बर नामक नौसैनिक हवाई अड्डे पर हमला किया जाता है। ठीक है, कौन से, पर्ल हार्बर पर। तब जाके क्या है, इसमें भाग लेता है। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चलता है, 1914 से लेकर 1918 के बीच क्या है, प्रथम विश्व युद्ध चलता है। और 11 नवंबर 1918 तक चलता कब है, 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, और 11 नवंबर 1918 को क्या है, इसके विश्व युद्ध की क्या समाप्ति होती है, यानी समाप्त होता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। वर्साई की संधि कब हुई, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन था हमारा 6 अप्रैल 1917। तो 6 अप्रैल 1917 में क्या था, अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन था 11 नवंबर 1918। तो इस दिन क्या हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध ना प्रथम विश्व युद्ध की क्या समाप्ति हुई थी 11 नवंबर 1918 को, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 28 जुलाई 1914 को। ठीक है, और 28 जून 1919 को जो प्रथम विश्व युद्ध उसकी समाप्ति के बाद में 1919 में एक वर्साई की संधि होती है, जो जर्मनी के साथ होती है। इसको क्या, जर्मनी के साथ आरोपित संधि का नाम दिया जाता है। इनकी सेना सीमित कर जाती है, 1 लाख तक पनडुब्बियों और जलाने का रखने का अधिकार छीन लिया जाता है, और 6 अरब 10 करोड़ टन का जुर्माना भी लगा दिया जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में अब हमारा अगला क्वेश्चन है, और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है उसमें जो जापान है वो मित्र राष्ट्र उनकी ओर से भाग लेता है। ठीक है, और सेकंड में दोहरी राष्ट्रों को। तो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के से पराजित होने वाला अंतिम देश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था, होने वाला अंतिम देश ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है जर्मनी, इटली, जापान। जर्मनी ऑप्शन नंबर 2 है, इटली ऑप्शन नंबर 3 है, जापान, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये है आपके पास ऑप्शन कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा। ठीक है, जर्मनी, जापान, इटली या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, बताओ भाई, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा जापान। क्या है, जापान। जो जापान था वो मित्र राष्ट्र के द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश था। अंतिम देश कौन था, जापान। और जापान के संप्रण के बाद ही क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध उसकी समाप्ति भी हो जाती है। ठीक है, यदि हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, तो 1 सितंबर 1939 को 1 सितंबर 1939 को क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वार है वो शुरू होता है। ठीक है, और ये शुरू क्यों होता है, क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, तो तब क्या शुरू होता, सेकंड वर्ल्ड वार शुरू होता 1 सितंबर 1939 को। ठीक है, और जो देश हैं इन्होंने 61 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने, 61 देशों ने। इस विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था, और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो उसमें 37 देशों ने भाग लिया था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध सेकंड वर्ल्ड वार हुआ उसमें 61 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, और 8 दिसंबर 1941 को इस विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग लिया। ठीक है, यदि प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो अमेरिका भाग लेता है 1917 में, और युद्ध शुरू हुआ था 1914 में। ठीक है, 1917 में भाग लेता है। यदि सेकंड वर्ल्ड वार की बात करें तो 1939 में युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन अमेरिका भाग कब लेता है, 1941 में।
ठीक है, कब भाग लेता है? 1941 में। और उस समय हम बात करें विंस्टन चर्चिल, ये थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन होते थे? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल। और अमेरिका के यदि राष्ट्रपति पूछ ले जाए द्वितीय विश्व युद्ध में, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये क्या थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अमेरिका का राष्ट्र। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। कारण क्या था? जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, और इसमें 61 देश भाग लेते हैं। और जो पूरा जो विश्व है 2 खेमों में बढ़ जाता है, एक तो मित्र राष्ट्र और एक दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्रों में। ठीक है, जो जापान है वो पहले तो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेता है मित्र राष्ट्रों की तरफ से। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध उसमें भाग लेता है मित्र राष्ट्र की तरफ से, लेकिन जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसमें जो जापान है वो भाग लेता है धुरी राष्ट्रों की ओर से। ठीक है, धुरी राष्ट्रों की ओर से। और जो अंतिम देश जो पराजित हुआ था मित्र राष्ट्रों के द्वारा वो था जापान, क्योंकि जापान है उस पर क्या है, एक तो 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, और एक 9 अगस्त 1945 को 2 एटम बम गिरा दिए जाते हैं। एक तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, और 9 अगस्त को नागासाकी पर। कहाँ पर? नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया जाए। उसके बाद में जापान क्या है, आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, आए बात समझ। और जापान के आत्मसमर्पण के बाद युद्ध की समाप्ति हो जाता है। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र क्या आता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी होती है। ठीक है, इस युद्ध के बाद किसकी स्थापना होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो मैं आशा करता हूं कि आज की जो क्लास है वो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वर्ल्ड हिस्ट्री से वो कवर करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो भी बाकी बचते हैं उनके हम एक क्लास और लेकर आएंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के यदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे तो शायद पूरी आशा है कि इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही।